नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील मेघवाल और आप देख रहे हैं क्राउड न्यूज। आज बात करेंगे हिडन वर्क रिपोर्ट की। हिडन वर्क रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है जिसे नाथन एंडरसन नाम के एक बिजनेसमैन ने शुरू किया था। ये भी एक राष्ट्रपति ने 3 इशू बताए। इसमें पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है, इकोनॉमिक इशू भी है और लॉ का इशू भी है। आज हम बात करेंगे एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर से। सर, अभी हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसके ऊपर काफी हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति की तरफ से इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी गवर्नमेंट मान नहीं रही है। ये सारे पॉलिटिकल एजेंडे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें अतुल जी, पॉलिटिकल भी है, इसमें इकोनॉमिक और फाइनेंस का भी इशू है और लॉ का भी इशू है। तीनों इसमें इश्यूज है। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है उसमें दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि स्टॉक मैनिपुलेशन, कि भाई ये जो अडानी के ग्रुप्स के जितने भी शेयर्स हैं उसमें कुछ शेयर्स में स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, यानी भाव को कम ज़्यादा किया गया आर्टिफिशियल वे में। ये एक मुद्दा है उसमें। वो तो सेबी का दायरा है और वो सेबी समय समय पे वेरियस लिस्ट में भी, ऑब्जर्वेशन लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स को लाती है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण इशू उसमें रेस किया कि 4 शेल कंपनीज का नाम लिया गया है और 4 शेल कंपनीज से ये पैसा ये कंपनीज में लगाया गया। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू। वो नाम भी है, वो रिपोर्ट डोमेन में, पब्लिक डिमांड में, इसलिए मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा। उसमें वो शेल कंपनीज कौन ऑपरेट करता है उनका नाम भी दिया गया है, जो अडानी जी के फैमिली से कोई रिलेटेड है। वो सारा पब्लिक डोमेन में, जिसके ऊपर में मेरा बोलना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड हो रही है वो क्यों हो रही है, यह समझने का इशू है। इसलिए इशू है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। अब मनी लॉन्ड्रिंग भी विद इन इंडिया का इशू नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर हुआ है तो ये इंडिया एंड अब्रॉड से हुआ है थ्रू मॉरिशियस रूट, या हो सकता है और भी कोई रूट्स हो, सिंगापुर रूट हो, कैनेबी रूट हो या मॉरिशियस रूट हो। अब मॉरिशियस रूट अगर आया है तो ये केवल अकेले ईडी नहीं पकड़ सकती है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का करप्शन का कन्वेंशन है और उसके तहत जो है FATF जो है टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो बना हुआ है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो सबसे बड़ी एजेंसीज है जिसमें सारे कंट्रीज का जो है वो कोऑर्डिनेशन है। वो इन चीज़ों को ढूंढ सकता है, अकेले ईडी भी इसको नहीं ढूंढ सकती है। अब जो मॉरिशियस की बात की जा रही है, मॉरिशियस जो है वो जनवरी 2022 तक जो है वो थर्ड कंट्रीज जो है, हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज जो होती है, जैसे कल ही पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन ने उस लिस्ट से बाहर किया कि जी पाकिस्तान भी जो है वो थर्ड कंट्री, हाई रिस्क कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यूरोपियन यूनियन ने डाला था, जिसको उसने अभी लिस्ट से बाहर कल निकाला है। तो जनवरी 2022 तक जो है शायद 7 या 5 जनवरी तक यूरोपियन यूनियन ने मॉरिशस को उसके अंदर रखा था। 2021 तक, अक्टूबर तक जो है वो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF जो है उसके ग्रे लिस्ट में मॉरिशियस था। अभी जाकर वो कंप्लायंट हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज को लेकर या टैक्स इवेजन्स के इश्यूज को लेकर, जो यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है। अभी जाकर वो कंप्लायंस कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि अगर ये शेल कंपनी से पैसा आया है, कितना ये भी हम नहीं जानते, बोलना भी ठीक नहीं होगा। इसको जब तक अंडर लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इंडिया जो अब तक जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को नहीं बोलेगा, इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इसको ढूंढ सकती है, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये पावर आएगा कि वो ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बोल सके गवर्नमेंट के थ्रू जो है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को इंडिया से बोला जा सकता है कि ये पैसा ढूंढो किसका है, और तब जाके पता चलेगा कि किसका पैसा है। जैसे ये एलेज किया जा रहा है कि शायद ये जो गवर्नमेंट से जो पैसा जनरेट हुआ है वो इसमें लगाया गया है, ऐसा एलिगेशन है। तो वो है या नहीं है ये क्लियर हो जाएगा इसमें। तो मैं समझता हूं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम ये चीज को ढूंढने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वो ज्यादा प्रोसीजरल है। वो सेबी लॉ के अंदर जो आने वाली चीजें, स्टॉक मैनिपुलेशन और ये सब चीजें, या जो LICs है या और भी जो हमारे बैंक है उसने बरोबर पैसा वहाँ लगाया नहीं लगाया, लोन दिए नहीं दिए, या सेबी बरोबर एक्ट कर रही नहीं सेबी लॉ के अंडर, वो देखना है। सेबी का लॉ मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं देखता। मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए हमें, हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसको ईडी मॉनिटर करती है और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मॉनिटर करता है वर्ल्ड लेवल के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कमेटी में ये मुद्दे बाहर नहीं आएंगे
भले ही कुछ अगर छोटे मोटे एरर्स है तो वो ढूंढ के आएंगे, करेक्टिव सजेशंस भी दिए जाएंगे, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का अगर इशू है तो ये जेपीसी और जब तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्ल्ड लेवल पर इसको नहीं दिया जाता ईडी के थ्रू, तब तक इसमें ये पता नहीं चलेगा। और अगर पता नहीं चलेगा तो किसका पैसा था भी या नहीं था, जो भी है वो सच्चाई कभी आगे नहीं आएगी। मैं समझता हूँ ये सेंट्रल बात है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो डिमांड है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमेटी बनाई इसलिए जेपीसी नहीं होना चाहिए, तो कोई लॉजिक नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट बॉडीज। हमारे देश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऐसे 3 ऑर्गन्स है। जुडिशरी अपना रिसर्च कर सकती है, अपना जजमेंट दे सकती है, और पार्लियामेंट उससे अलग फाइंडिंग लाकर जो अपना करेक्टिव मेजर्स हो सकती है। हो सकता है कि आपको वेरियस लॉज में, सेबी के लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत हो, ईडी के लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत हो, और भी कोई लॉज है उसमें अमेंडमेंट की जरूरत हो, तो पार्लियामेंट ज्यादा अच्छे से देख सकता है उन चीजों को। तो मैं समझता हूँ कि जेपीसी जो है वो बनाई जानी चाहिए इसके ऊपर।